प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी मानव अधिवासों के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में हमने देखा था। और किस संदर्भ में देखा था? विश्व के संदर्भ में देखा था हमें। अब हमें अध्ययन करना है, उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं हम। मानव अधिवास, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि मानव अधिवास किसे कहते हैं, मानव अधिवास का तात्पर्य क्या है। विडाल डी ला ब्लास थे, उन्होंने भी उसको परिभाषित किया था, और हमने भी सामान्य रूप से देखा था कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। कि मानव के रहने के लिए जो आवास होते हैं, उन आवासों का जो समूह होता है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं? मानव अधिवास बोलते हैं, या हम उसको क्या कह सकते हैं? मानव बस्ती भी कह सकते हैं, मानव अधिवास भी कह सकते हैं, मानव बस्ती भी कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि मानव जो अधिवास था, उसका उपयोग क्या उपयोग है, मानव अधिवासों का निर्माण क्यों होता है, किस लिए होता है। सर्वप्रथम तो हमने ये देखा था कि मानव ही उसी अधिवासों का निर्माण करता है, और किसके लिए करता है? मानव अपने रहने के लिए वो मानव अधिवासों का निर्माण करता है। तो पहला तो आ गया कि रहने के लिए मानव स्वयं वहाँ रहता है, उसके लिए उपयोग में लिया जाता है। दूसरा हमने देखा था कि कुछ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कुछ कार्यों को संपन्न करने के लिए इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं, उन अधिवासों का निर्माण किया जाता है। तो मानव उपयोग के अंतर्गत, मानव अधिवासों के उपयोग के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा कि मानव उसको रहने के लिए उपयोग में लेता है। दूसरा हमने देखा कि उसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने भी कार्य संपन्न करेंगे, उसके लिए कोई न कोई तो स्थान चाहिए हमें, और उस स्थान पर हमें एक अधिवास का निर्माण चाहिए, ताकि हम उसको वहाँ पर रहकर उस कार्य को संपन्न कर सकें। ये उसका उपयोग हो गया। फिर हमने देखा मानव अधिवासों की जो मूलभूत इकाई है, कि इन अधिवासों का निर्माण किस आधार पर हुआ है, सबसे पहले इकाई क्या थी, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था अधिवासों के निर्माण के लिए मकान की आवश्यकता होती है, आवास की आवश्यकता होती है, और या हम कह सकते हैं घर की आवश्यकता होती है। ये जितने भी नाम हैं, ये क्या हो गए? मानव अधिवासों के मूलभूत इकाई हो गई। ये नहीं कि सिर्फ एक मकान बना लिया तो ये अधिवास हो गया, ये नहीं। मकानों का जो समूह होता है, आवासों का जो समूह होता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? मानव अधिवास कहते हैं। इस प्रकार के कुछ तथ्यों की जानकारी हमने ली थी। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने देखा कि मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति संबंधी किस प्रकार से विकास हुआ है। तो हमने पहले प्राचीन काल की बात की कि उस समय व्यक्ति क्या था, ऐसी कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। व्यक्ति क्या करता था? या तो जंगलों में से कंदमूल, फल फूल ऐसे संग्रहण कर लेता था, उसको एकत्रित कर लेते था, और साथ साथ में पशुओं का क्या कर लेता था? शिकार करता था। आखेट की जो अवधारणा है वो अपनाता था। धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया, पशुओं को रखना शुरू कर दिया, और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने कृषि पद्धति अपनाना शुरू कर दिया। तो देखिए, संसाधनों का जो दायरा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो व्यक्ति स्वयं, और दूसरी बात कि जो पशु है, उन पशुओं को रखने की व्यवस्था। तीसरी बात कि कृषि से उत्पादित जो अनाज है, उस अनाज के भंडारण के लिए कोई न कोई स्थान की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से उनको एक पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता पड़नी शुरू हो गई, और उन्हीं तीन तत्वों को, जैसे स्वयं, पशुओं को और अनाज को, इन तीनों तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने किसका निर्माण करना प्रारंभ कर दिया? अधिवासों का निर्माण प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आधुनिक युग की बात करेंगे, तो आधुनिक युग में धीरे धीरे क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि होती चली गई, और जनसंख्या वृद्धि के कारण सर्वप्रथम गांव का निर्माण हुआ।
जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, ये किस में तब्दील हो गया, शहर में, ये शहर किस में तब्दील हो गया, नगर में, ये नगर किस में हो गया, विश्व नगर में, और ये विश्व नगर मिलियन सिटी के रूप में, वृहत नगरों के रूप में, महानगरों के रूप में विकसित होने शुरू हो गए। तो ये उत्पत्ति के संबंध में हमने देखा था। अब इसी उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर हमें ये पता चल रहा है कि प्राचीन काल में जो अधिवास थे वो अस्थायी प्रतीत होते हैं, और आधुनिक युग की बात करेंगे तो वो स्थायी अधिवास हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दो प्रकार हैं, वो देख लीजिए। अस्थायी अधिवास और दूसरा है इसमें स्थायी अधिवास। सबसे पहले हम देख रहे हैं अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास किस प्रकार का अधिवास होता है? देखिए, अस्थायी अधिवास में कुछ विशेष समय के लिए जो अधिवास बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अस्थायी अधिवास कहते हैं सामान्य रूपों। अब देखिए, ये जो अस्थायी अधिवास है ये किस प्रकार से प्रक्रिया में आए हैं? तो हम देख रहे हैं कि जो प्राचीन काल में कृषक और पशुपालन का जो कार्य चलता था, उस समय लोग अस्थायी अधिवासों का निर्माण करते थे। वर्तमान दृष्टि से बात करेंगे ना, तो कुछ ऐसी जनजातियां आज भी हैं, आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अस्थायी अधिवासों का प्रारूप अपनाती है। जैसे हम बात करेंगे नागालैंड का जो क्षेत्र है हमारा, इस नागालैंड के क्षेत्र में नागा जनजाति रहती है, और यहाँ पर आज भी किस प्रकार की आदिम कृषि का प्रारूप दिखाई देता है, प्राचीन कृषि का प्रारूप। और कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि हैं। कौन सी कृषि हैं? स्थानांतरित कृषि हैं। और ये स्थानांतरित कृषि किसके द्वारा संपन्न की जाती है? जनजातीय लोगों के द्वारा। एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, फिर तीसरे स्थान पे चले जाते हैं, फिर चौथे पे चले जाते हैं। तो देखिए, इनका जो स्थानांतरण हो रहा है, तो क्या इनके आवासों का भी स्थानांतरण होता है? कुछ विशेष लोग ऐसे होते हैं जो अपने निवास स्थान को स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये जनजातीय लोग क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो साथ साथ में अधिवासी भी क्या कर देते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाते हैं। उस प्रकार से हम विश्व की दृष्टि से देखेंगे, विश्व की दृष्टि से देखते हैं तो ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये एशिया का क्षेत्र है। मध्य एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर एक जनजाति है, किर्गिज जनजाति। कौन सी जनजाति है? मध्य एशिया के अंतर्गत किर्गिज जनजाति है। वो जनजाति पशु चारण और जो आदिम कृषि हैं उस कृषि को अपनाती हैं, और ये जो जनजाति हैं ये भी क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, इस प्रकार से घूमती रहती है, जिसके कारण किस प्रकार के अधिवास दिखाई देते हैं? अस्थायी अधिवास दिखाई देते हैं। और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे हम बात करेंगे अरब, और ये सहारा का मरुस्थल, ये अरब का क्षेत्र है। इसमें एक जनजाति है जिसका नाम है बद्दू जनजाति। फिर हम बात करते हैं नीचे, ये कालाकारी मरुस्थल है अफ्रीका के क्षेत्र में, यहाँ भी एक जनजाति निवास करती है। हमने पीछे भी अध्ययन किया है। कौन सी जनजाति हैं? बुशमैन जनजाति हैं। तो ये कई जनजातियाँ ऐसी हैं जो आज भी क्या हैं? अस्थायी अधिवासों का प्रतिरूप अपनाती हैं। राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ कुछ जनजातीय लोग हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर कुछ जनजाति हैं रेबारी, गायकी, बंजारे। ये जो लोग हैं राजस्थान की,
जनजातियों के अंतर्गत रेबारी, गायकी, बंजारे, ये जनजातीय लोग आज भी किस प्रकार की प्रतिरूप को अपनाते हैं? अस्थायी अधिवासों के प्रतिरूप को अपनाते हैं। तो देखिए, अस्थायी प्रतिरूपों के अंतर्गत हमने देखा है कि जो विभिन्न जनजातियां हैं वो जनजातियां आज भी अस्थायी रूप को अपनाए हुए हैं। और ये जो अस्थायी अधिवास है ये किसके लिए बनाए जाते हैं? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी कार्यों के लिए अपनाए जाते हैं। देखिए, सामाजिक कार्यों के मतलब ये है कि समाज में कुछ ऐसा कार्य करना है जिसकी अवधि सिर्फ 2 माह है, तो समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ 2 से 3 महीने की अवधि में वहाँ पर रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर किस प्रकार के अधिवास का निर्माण किया है? अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया। जैसे ही वो सामाजिक कार्य पूर्ण होगा वो अपने स्थायी अधिवासों में वापस चले आते हैं। उसी प्रकार से हम स्वयं कई बार ऐसा देखते हैं, धार्मिक कार्य, धार्मिक तीर्थ स्थल जो होते हैं वहाँ पर हम कुछ समय के लिए जाते हैं, शायद 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी हों, और वहाँ पर हम वो कार्य संपन्न होने के बाद में वापस आते हैं। तो जो समय हमने वहाँ पर बिताया है वो एक अस्थायी अधिवास के रूप में बिताया गया है। तो ये है अस्थायी अधिवास। अब देखिए, स्थायी अधिवास, इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या तथ्य स्पष्ट होते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, अस्थायी अधिवासों के बारे में तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया में है, लेकिन जो स्थायी अधिवास है इसकी उत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति कब व कैसे हुई इसका हमें स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस समय हुई हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं उन्होंने कुछ आकलित किया है तथ्यों को और उसके बाद में बताया है कि जो स्थायी अधिवास है वो स्थायी अधिवास जिस समय स्थायी कृषि अपनाई गई उसी समय बना हुआ है। उन विद्वानों ने क्या तथ्य स्पष्ट किया कि जिस समय स्थायी कृषि का प्रारूप सामने आया उसी समय क्या बनने शुरू हो गए? स्थायी अधिवास बनने शुरू हो गए। उससे पहले कौन सी कृषि थी? स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, इस प्रकार से स्थान को बदला जा रहा था। एक पर्टिकुलर स्थान पर कृषि नहीं की जा रही थी। यहाँ कृषि किस प्रकार से दिखाई दे रही है? स्थायी कृषि। और इन्हीं स्थायी कृषि के कारण किसका निर्माण हुआ है? स्थायी अधिवासों का निर्माण हुआ। अब ये जो स्थायी कृषि का जो समय है वो समय प्रतीत किया गया है उत्तर पाषाण काल। कौन सा काल है? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल मतलब ये है, सीधा सा तात्पर्य, ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से बताया गया काल है। इसके अंतर्गत क्या था कि मनुष्य कोई भी कार्य करता था उस कार्य में क्या चीज उपयोग में लेता था? सिर्फ और सिर्फ पत्थरों को उपयोग में लेता था। शिकार करना है, किससे करेगा? पत्थरों से। रहना है, कहाँ रहेगा? गुफाओं में, चट्टानी जो क्षेत्र है उन गुफाओं में रहता था। फिर हम बात करेंगे ईंधन का जो उपयोग करता था, किससे करता था? पत्थरों को टकराकर आग जलाई जाती थी। मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किसका हो रहा है? पत्थरों का हो रहा है। तो उस काल को हम किस में सम्मिलित कर लेते हैं? पाषाण काल में सम्मिलित कर लेते हैं। और ये जो उत्तर पाषाण काल है इसको नव पाषाण काल भी कहा जाता है। समय अवधि की दृष्टि से देखें हम तो ये बात चल रही है 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की ओर बात चल रही है। तो इस समय किसका निर्माण हुआ है? स्थायी अधिवासों का निर्माण हुआ है। अब देखिए, 2 प्रकार हमने देख लिए हैं, स्थायी, अस्थायी। अब जो मानव अधिवास होते हैं उन अधिवासों के स्थायित्व की बात करेंगे कि उनमें ऐसी क्या क्या चीज होनी आवश्यक होती हैं जिससे वो परिपूर्ण मानव अधिवास कहलाता है।
तो मानव अधिवासों के स्थायित्व की बात करते हैं। देखो, मानव अधिवासों के स्थायित्व में सबसे पहले क्या चीज होनी आवश्यक होती है? स्थानीय संचित संसाधन। संसाधन सर्वप्रथम होना आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। देखिए, हम जब भी कोई क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? संसाधन की। देखिए, संसाधन होते क्या हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। क्या होते हैं संसाधन? कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ले सकते हो आप, पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है या मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की क्या कर रही है? पूर्ति कर रही है। वो क्या कहलाता है? संसाधन। संसाधन होने आवश्यक हैं। ये संसाधन कहाँ होने आवश्यक हैं? जिस क्षेत्र में मानव अधिवास हैं उसी क्षेत्र में संसाधन होने आवश्यक हैं, ताकि मनुष्य का जो स्थायित्व है वो स्थायित्व क्या रहेगा? बना रहेगा। अन्यथा इसको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा, अन्यथा उसको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि स्थानीय संचित संसाधन होने चाहिए उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मानव अधिवास है उसी क्षेत्र में संसाधन होना बहुत जरूरी है। दूसरी हम बात करेंगे बाह्य विश्व से उसका क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है कि भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के मध्य कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टिविटी कौन उत्पन्न करेगा? या तो देखिए, परिवहन जो मार्ग होते हैं ये कनेक्टिविटी करते हैं, या हम कह सकते हैं संचार के जो साधन होते हैं ये कनेक्टिविटी करते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, तो किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? या तो हम परिवहन की दृष्टि से जुड़े हुए दूसरे क्षेत्र से, या फिर संचार की दृष्टि से। जैसे हम विश्व स्तर की बात करते हैं कि हम अमेरिका से परिवहन के मार्ग से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो परिवहन का मार्ग जल परिवहन हो, चाहे वो परिवहन का मार्ग वायु परिवहन हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो रेल परिवहन। साथ साथ में संचार की दृष्टि से भी हमें उनसे जुड़े हुए। तो विश्व के साथ में उसका क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। अब देखिए, जो जनजातीय लोग होते हैं कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। जनजातीय लोग जंगलों में रहते हैं, लेकिन इन लोगों की कनेक्टिविटी हमारे समाज से बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें ये भिन्नता दिखाई दे रही है। इस प्रकार का अधिवास नहीं होना चाहिए। उसके स्थायित्व के लिए हमें बाह्य जो विश्विक संबंध हैं वो संबंध प्रतीत होने चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? भावी उन्नति की संभावना होनी चाहिए। भविष्य में अब जैसे जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी आयु की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के अनुसार हम क्या हैं? एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखाई दें। मतलब भावी उन्नति, भविष्य में हम क्या है? एक उन्नति के स्तर पर हों। देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। प्रतिदिन वर्तमान में हम कितने हैं? 100 रुपये कमा रहे हैं। धीरे धीरे हम 110 रुपये, 120 रुपये, कुछ समय के बाद में 130 रुपये, कुछ समय के बाद में 200 रुपये। अरे ये देखिए, भविष्य की बात चल रही है, आगे वाले समय की बात चल रही है, तो उन्नति हो रही है नहीं हो रही है? अब हम ये कह देंगे कि वर्तमान में 100 रुपये हैं और 2 साल के बाद में क्या हो गए? 90 हो गए, 3 साल के बाद में क्या हो गए? 80 हो गए। यह कहाँ से उन्नति होगी?
ये उन्नति का स्तर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, आप इसी को पकड़कर मत बैठ जाना। हम एक उदाहरण की दृष्टि से देख रहे हैं कि उन्नति का स्तर किस प्रकार से हो सकता है। वो परिवहन की दृष्टि से उन्नति का हो सकता है कि वहाँ पर व्यापार की दृष्टि से उन्नति हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो। उन्नति का स्तर बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, उदाहरण स्वरूप हम दे सकते हैं कि भविष्य में जो उन्नति है उसकी संभावनाएं होनी चाहिए, ये नहीं कि नेगेटिविटी वहाँ पर उत्पन्न हो जाए। ये चीज़ है। फिर उसके बाद में है चौथा पॉइंट है सुरक्षा। सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ दिखाई दे रहा है कि मनुष्य ने, जो मानव है, उसने अस्थायी की अपेक्षा स्थायी पर क्यों जोर डाला। स्थायी पर इसलिए जोर डाला कि जितने भी संसाधन उसके पास में सुरक्षित हैं उनकी क्या की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। आज भी हम देख रहे हैं हमारे जो जितने भी संसाधन हैं हम उसकी क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ही धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ, स्थायी अधिवासों का निर्माण होना शुरू हो गया। फिर लास्ट है धार्मिक व जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, उन कारकों की बात करेंगे तो इस कारक की दृष्टि से क्या है, जो जितने भी आर्थिक कारक हैं, धार्मिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, वो सारे के सारे उस अधिवासों में परिपूर्ण होने चाहिए। रोजगार के साधन होने चाहिए, समाज मतलब एक दूसरे से बिल्कुल घनिष्ठता होनी चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि धार्मिक स्थल वहाँ पर होने चाहिए। धार्मिक जितने भी कार्य हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही धर्म की बात की जाए, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं वहाँ पर अलग अलग धर्म के तीर्थ स्थलों की संरचना होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एक परिपूर्ण मानव अधिवास की संकल्पना को देख सकते हैं। इसके बाद में जो ग्रामीण अधिवास है, नगरीय अधिवास है, उसके उद्देश्य हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।